प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, जैसा कि हम जीव विज्ञान के तहत हमने अभी तक जो जाना, जो समझा, वह हमारा जैव प्रक्रम का पहला टॉपिक था पोषण। यानी कि हम जैव प्रक्रम के तहत पोषण चैप्टर को बारीकी से अध्ययन किया और उसके बारे में जानने का प्रयास किया। अब दोस्तों, इस जैव प्रक्रम के तहत अब हम जो है अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, वह टॉपिक है श्वसन। तो आइए जरा देखते हैं श्वसन के बारे में, यानी श्वसन से संबंधित वह कौन सी बातें बनती है और वह कौन सा प्रश्न बनता है, उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं श्वसन। उससे पहले दोस्तों, हमने कल बताया था जैव प्रक्रम के तहत जैव प्रक्रम यानी जैव प्रक्रियाएं जो होगी सजीव और निर्जीव में। तो सजीव में सबसे पहले मैंने बताया था कि सजीव में जो जैव प्रक्रियाएं होंगी वह भिन्न भिन्न चरणों के माध्यम से संपन्न होंगी। यानी सजीव में जो है जैव प्रक्रम का वह कौन सा विधि है, तो वह देखिए, पोषण था, श्वसन था, वहन या उत्सर्जन, इसके बाद अगला था उत्सर्जन, इसके बाद था नियंत्रण और समन्वय, और अगला क्या था, जनन। तो पोषण के बारे में तो हमने पढ़ लिया था और आज हम श्वसन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, श्वसन जिस तरह से हमने जाना था कि पोषण में क्या, कि पोषण के लिए जब पोषण में हमने पढ़ा था मानव पाचन में जैसे पढ़ा था उसका अंग होता है, उसी प्रकार से हम यहाँ पढ़ेंगे श्वसन के लिए भी एक श्वसन अंग होगा। और श्वसन अंग जो होगा, श्वसन अंग के बारे में पढ़ेंगे और श्वसन का प्रक्रिया क्या होगा उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों, श्वसन के लिए जो श्वसन अंग पढ़ेंगे तो इसे दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। दो भाग क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जीव विज्ञान जो है शुरू में ही यानी प्रारंभ में ही जीव विज्ञान को हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं, डेट इज जूलॉजी और बॉटनी, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति शास्त्र, जिसे आप पादप विज्ञान भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ भी श्वसन अंग में हम पादप के लिए अलग पढ़ेंगे और जंतु के लिए अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पादप यानी पौधों के लिए श्वसन अंग क्या है, तो समझिए कि पौधों में श्वसन अंग दो हैं। वह पौधों के लिए श्वसन अंग दो कौन से हैं, तो वह है, एक होगा रंध्र और एक होगा वात रंध्र। अब दोस्तों, बातें ये उत्पन्न होती है कि रंध्र आखिर है क्या और वात रंध्र क्या है। तो दोस्तों, आपको पहले ही बता दे कि रंध्र जो है, रंध्र आपको मिल जाएगा कहाँ, पौधों के पत्तियों में, यानी पौधों के पत्तियों वाले भाग में रंध्र पाया जाता है। और वात रंध्र जो है पौधों के पुराना जो तना है, जिसे आप शाखा कहते हैं, डाली कहते हैं, उसमें और जड़ में मिलेगा यह वात रंध्र, यानी जड़ में पाया जाता है वात रंध्र। इस प्रकार यदि आप तुलना करेंगे, यदि इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि पेड़ के सभी भाग, जैसे कौन कौन से हो गए, पत्ती तो हो ही गया सबसे ऊपर का भाग, फिर नीचे का भाग जड़, और बीच में जो तना शाखा जो बना हुआ रहता है वो, यानी कि सभी माध्यमों में श्वसन की प्रक्रिया हो गई। यह था हमारा पौधों में श्वसन के लिए जो श्वसन अंग है रंध्र और वात रंध्र के बारे में जाना। अब आइए जरा देखते हैं जंतुओं में श्वसन अंग के बारे में। दोस्तों, जिस प्रकार से अभी हम पौधों में देखे थे, तो उसी प्रकार से हम अभी देखेंगे मनुष्य में। दोस्तों, मनुष्य में श्वसन अंग पढ़ने से पहले आप मनुष्य कहे या फिर जंतु कह लीजिए। जंतु में ही हम मनुष्य और भी अन्य प्रकार के प्राणी आते हैं। तो यदि जंतुओं में श्वसन अंग के बारे में देखेंगे तो उससे पहले जंतुओं को हमें कैटेगरी वाइज करना पड़ेगा, यानी जंतुओं को बांटना पड़ेगा, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। दोस्तों, एक कोशिकीय जंतु के बारे में पिछले वीडियो में हम बताया था। एक कोशिकीय जंतु के यदि उदाहरण आप लेते हैं तो अमीबा हो सकता है और पैरामीशियम भी हो सकता है, जो एक कोशिकीय जीव है। अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में कौन सा अंग होगा श्वसन अंग, उसके बारे में देखेंगे। वैसे एक बात और आपको हम बता दें, यदि कोई जानवर छोटा है और कोई जानवर बड़ा है, तो छोटे आकार वाले जानवर में कोशिका की संख्या कम होगी, किसके तुलना में, बड़े आकार वाले जंतु के तुलना में।
यानी यदि आप समझना चाहते तो समझ लीजिए, खरगोश और हाथी में कोशिका की संख्या कम होगी खरगोश का, और कोशिका की संख्या ज़्यादा होगी किसका, तो हाथी का। इस प्रकार सब कोशिका की संख्या समझ लिए हैं। अब देखिए एक कोशिका और बहुकोशिकीय में दोस्तों आपको बता दे कि एक कोशिकीय जंतु जो होगा उसका श्वसन अंग के लिए क्या होगा, तो कोशिका झिल्ली जो है, समझिए कि वही उसका क्या हो गया, कोशिका झिल्ली ही, यह हो गया श्वसन अंग हो गया। अब कोशिका झिल्ली से ही श्वसन क्रिया होगा। अब कोशिका झिल्ली से जो एक कोशिकीय जंतु में श्वसन की प्रक्रिया होगी वह किस माध्यम से होगी, तो एक माध्यम होता है विसरण, यानी विसरण के द्वारा जो होगा कोशिका झिल्ली के माध्यम से श्वसन प्रक्रियाएं होंगी एक कोशिकीय जंतु में। अब दोस्तों यहाँ पर एक बातें आ गई, विसरण, विसरण शब्द आ गया। हिंदी में विसरण को बोलते हैं और इसको इंग्लिश में यदि प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इंग्लिश में इस विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब यह विसरण क्या है, तो समझिए विसरण का एक परिभाषा समझ लीजिए दोस्तों। विसरण जो है यानी डिफ्यूजन जो है, इसकी परिभाषा है कि पदार्थ के किसी कणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना यानी फैलना या फिर प्रसारित होना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या देखें विसरण के बारे में कि पदार्थ के किसी कणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना ही विसरण कहलाता है, यानी कि डिफ्यूजन कहलाता है। आप यदि परिभाषा नहीं समझे हैं तो आइए उदाहरण पर चलते हैं। जैसे किसी बंद कमरे में अगर अगरबत्ती को जला देते हैं तो दोस्तों उस अगरबत्ती का स्मेल यानी गंध, उसका सुगंध हम तक पहुंच जाता है, वह किस प्रक्रिया के कारण, तो विसरण की प्रक्रिया के कारण। तो विसरण का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, यानी विसरण का एग्जाम्पल देख रहे थे कि यदि बंद कमरे में अगरबत्ती को जला दिया जाएगा तो उस अगरबत्ती का स्मेल यानी गंध, सुगंध हम तक पहुंच जाएगा। यह विसरण प्रक्रिया का उदाहरण है। विसरण प्रक्रिया के कारण हम तक उसका स्मेल पहुंचता है। और तो और यदि और अन्य भी यदि उदाहरण समझेंगे तो दूर स्थित जगह पर यदि भोज बन रहा है या फिर उसे आप कह सकते हैं सब्जी बन रहा है, खाना बन रहा है, तो उसका सुगंध हम तक पहुंचेगा विसरण प्रक्रिया के द्वारा। आइए अब आगे देखते हैं बहुकोशिकीय जीव में श्वसन अंग क्या क्या होता है। बहुकोशिकीय जीव में देखेंगे यदि कीटों में, तो कीटों का जो श्वसन अंग है वह कीट का श्वसन अंग कहलाता है श्वास नली, या फिर उसे आप ट्रेकिया भी कह सकते हैं। मछलियों में, मछलियों का श्वसन जो है वह गिल्स कहलाता है। मछलियों का श्वसन अंग गिल्स कहलाता है। इसी गिल्स के माध्यम से मछलियां अपने श्वसन प्रक्रम का पूरा करती है, यानी श्वास की प्रक्रिया पूरा होता है गिल्स के द्वारा। मनुष्य का जो श्वसन अंग है वह है फेफड़ा, और फेफड़ा के बारे में भी हम अध्ययन किया करेंगे। आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं और देखते हैं श्वसन प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों यदि श्वसन प्रक्रिया के बारे में देखेंगे तो श्वसन प्रक्रिया का पहला जो प्रक्रिया होगा उसका वो होगा ग्लूकोज का निर्माण। दोस्तों ग्लूकोज का जो निर्माण होता है, आपको पता होगा कि ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का भी फार्मूला C6H12O6 है और फ्रक्टोज का भी फार्मूला C6H12O6। अब दोस्तों यह ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज है वह 6 कार्बन वाला अणु होता है। तो यहाँ पर श्वसन प्रक्रिया में पहला जो बनेगा वह ग्लूकोज का निर्माण होगा, और वह ग्लूकोज का निर्माण होगा जो ग्लूकोज कहलाता है 6 कार्बन अणु। और दोस्तों यह ग्लूकोज का निर्माण जो होता है, यह ग्लूकोज से 2 भाग में डिवाइड होकर के निर्माण होगा। यह 2 भाग में बनेगा, पाइरूवेट और ऊर्जा आगे जाकर के निर्माण होगा। यह ग्लूकोज कहाँ बनेगा, तो कोशिका द्रव्य बनेगा, और यही कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट और ऊर्जा प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पाइरूवेट और ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों यह भी 6 कार्बन अणु कहलाता है, पाइरूवेट और ऊर्जा। अब दोस्तों यह पाइरूवेट और ऊर्जा जो है 2 स्थिति में उत्पन्न हो सकता है। अब पाइरूवेट प्लस ऊर्जा 2 स्थिति में जो उत्पन्न होगा, एक होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और एक होगा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। अब देखेंगे श्वसन प्रक्रिया के दौरान ये जो आपका पाइरूवेट प्लस ऊर्जा बना कोशिका द्रव्य में जा कर के, तो ये जो बना तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में आगे का प्रक्रिया क्या होगा, और उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आगे का प्रक्रिया क्या हुआ। तो देखिए ये जो पाइरूवेट और ऊर्जा का जो निर्माण हुआ था, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह दोनों मिलकर के उत्पाद के रूप में इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। ये पाइरूवेट और ऊर्जा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दोनों अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में, जिसे आप प्रतिफल भी कह सकते हैं,
प्रतिफल के रूप में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा बनाता है। और यह कहाँ बनाता है? तो यीस्ट या फिर किण्वन में बनाता है, यह आपने देखा। इसके बाद यहाँ देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अन्य उत्पाद भी बनाता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा भी बनाता है, यानी ये भी बना सकता है और ये भी बना सकता है। अब यहाँ प्रश्न आपको यह बन सकता है, दे सकता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट और ऊर्जा मिल करके अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में इथेनॉल कार्बन से ऊर्जा कहाँ निर्माण करता है? तो जवाब देंगे यीस्ट में, यानी कि यीस्ट में निर्माण होता है। और यह यीस्ट में जो निर्माण होता है इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और यहाँ पर यह प्रश्न आएगा कि पायरुवेट और ऊर्जा मिल करके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाता है, कहाँ बनाता है? तो पेशी कोशिका में बनाता है। अब देखिए हम यहाँ पर बोले हैं उत्पाद, उत्पाद को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट। उत्पाद का दूसरा भी नाम है, इसे प्रतिफल कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर उत्पाद आखिर है क्या, प्रतिफल है क्या? तो आइए जरा समझते हैं उत्पाद और प्रतिफल क्या है। उससे पहले हम आपको यह बता दें, यह उत्पाद और प्रतिफल केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का एक चैप्टर आता है, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन। वहाँ हम लोग पढ़ते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यानी प्रतिकारक, जिसे आप अभिकारक भी कह सकते हैं, और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, जिसे आप प्रतिफल भी कह सकते हैं। आइए जरा देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को देखते हैं क्या होता है। जैसे यदि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए यह एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये है आपका 2H2 और प्लस O2 है। अब दोस्तों यह एग्जाम्पल ले लिया, यह रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? अभिक्रिया करके बना लिया 2H2O। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या देख रहे हैं कि तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड और तीर चिन्ह के राइट साइड। अब तीर चिन्ह के जो लेफ्ट साइड जो है वह कहलाता है रिएक्टेंट यानी अभिकारक, प्रतिकारक, और तीर चिन्ह के जो दाईं ओर है वह है प्रतिफल यानी उत्पाद। अब दोस्तों यह प्रतिकारक या अभिकारक क्या है? तो इसका जवाब देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, यानी रिएक्टेंट कहते हैं। तो यह रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से भाग लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यह कहलाया अभिकारक। जैसे यहाँ यह अभिकारक कहलाया। अब यह अभिक्रिया करके आगे जो निर्माण करेगा वह उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ अभिक्रिया करके आगे जो निर्माण कर रहा है यही आपका उत्पाद है, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं, यानी क्या? उत्पाद या फिर प्रतिफल। अब देखिए इसके बारे में भी जान लेते हैं, उत्पाद प्रतिफल क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थों को प्रतिफल या फिर उत्पाद कहते हैं। और भी इसे सजा करके कह सकते हैं क्या? कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप भिन्न गुण वाले बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रतिकारक या प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा ये था आपका प्रतिफल और ये था आपका क्या? अभिकारक। प्रतिफल कहिए या फिर उत्पाद कहिए, प्रतिकारक कहिए या फिर अभिकारक कहिए, बात एक ही है। चलिए आपने उत्पाद के बारे में जाना। अब देखिए यहाँ तो देखिए पायरुवेट और ऊर्जा अभिक्रिया करके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा बनाया, कहाँ? यीस्ट में, जो किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाता है, कहाँ? उत्पाद के रूप में, तो पेशी कोशिका में। अब जरा देखिए यही पायरुवेट और ऊर्जा जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में क्या बनाता है? तो ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पायरुवेट और ऊर्जा जो है अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। कहाँ बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनाता है। आइए फिर से देख लेते हैं। पायरुवेट और ऊर्जा परस्पर अभिक्रिया करके, यह 6 कार्बन वाला अणु है, पायरुवेट और ऊर्जा अभिक्रिया करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। यह हमारा श्वसन का प्रक्रिया था। फिर से देख लेते हैं, श्वसन का प्रक्रिया जो है 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज से निर्माण होगा पायरुवेट और ऊर्जा। अब ग्लूकोज से निर्माण जो हुआ पायरुवेट ऊर्जा, यह कोशिका द्रव्य में निर्माण हुआ। अब यह पायरुवेट ऊर्जा 6 कार्बन अणु कहलाता है। अब यहाँ से देखेंगे कि पायरुवेट और ऊर्जा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और ऑक्सीजन के
अनुपस्थिति में करेगा, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यही पायरुवेट और ऊर्जा मिल करके उत्पाद के रूप में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा का निर्माण करता है। कहाँ? तो यीस्ट में, जो प्रक्रिया किण्वन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होता है पेशी कोशिका में। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि देखते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यही पायरुवेट और ऊर्जा मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ तक हमने जाना दोस्तों, जहाँ पर ऊर्जा के बारे में पढ़े हैं तो ऊर्जा मतलब समझ जाइएगा एटीपी। अब एटीपी का पूर्ण नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या? एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। यहाँ हमने यह देखा। अब देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। जैसे हम पोषण में पढ़े थे, मानव पोषण में पढ़ने के बाद मानव का पाचन तंत्र पढ़े थे, उसी प्रकार से श्वसन में हम देखेंगे मानव का श्वसन तंत्र। क्योंकि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक मानव का शरीर या फिर एक जीव या फिर एक प्राणी का आकार जो है किस रूप में ढलता है, पहले उसका क्या निर्माण होता है, फिर क्या निर्माण होता है, फिर क्या, किस तरह से सभी चीज निर्माण होने के बाद एक जीव का रूप ले लेता है, उसके बारे में हमने बताया था। अब देखिए मानव श्वसन तंत्र के बारे में। दोस्तों मानव श्वसन तंत्र कई अंग से मिलकर के बना होता है। अब मानव श्वसन तंत्र जो होता है कई अंग से मिलकर के बना होता है, वह कौन सा है? तो वह है नासिका छिद्र, स्वर तंत्र या लैरिंक्स, श्वास नली या ट्रकिया, श्वसनिका या ब्रोंकियोल्स, श्वसनिया और फेफड़ा। मानव श्वसन तंत्र अन्य तंत्रों से मिलकर के बना है, अंगों से मिलकर के बना है। नासिका छिद्र, स्वर तंत्र या लैरिंक्स, श्वास नली या ट्रकिया, श्वसनिकाएं या ब्रोंकियल्स, श्वसनिया और फेफड़ा। आपको हमने क्या बताया था? यह बताया था कि किसी जीव का निर्माण इस प्रकार से होता है। सबसे पहले कोशिका के अंग का निर्माण होगा, और जो कोशिका के जो भी अंग है वह सभी अंग मिलकर के कोशिका का रूप धारण करता है। और कई सारे कोशिका मिलकर के रूप धारण करता है किसका? तो उत्तक का रूप धारण करते हैं, टिश्यू का। और कई सारा उत्तक मिलकर के एक अंग का निर्माण करता है, और दोस्तों वही अंग मिलकर के एक अंग तंत्र का निर्माण करता है। और जब सारा अंग तंत्र काम करने लग गया, सारा अंग तंत्र मिलकर के एक जीव का शरीर का आकार ले लेता, तो वही यहाँ सभी अंग के बारे में बोले हैं। और यह सभी अंग मिल करके क्या कहलाता? श्वसन तंत्र कहलाता है। यानी ये सभी श्वसन अंग हैं और ये सभी श्वसन अंग कहलाया श्वसन तंत्र। आइए जरा देख लेते हैं सभी श्वसन तंत्र के बारे में। दोस्तों यह श्वसन तंत्र का जो अंग है नासिका छिद्र, आपको भली भांति पता होगा नासिका छिद्र क्या होता है। जैसे पिछली वीडियो में क्या देखा था कि पाचन के बारे में, मानव पाचन का पहला कार्य शुरू होता है मुख द्वार से, यानी मुख द्वार से पहला उसका पाचन तंत्र का काम करने लग गया था। यहीं से पाचन प्रक्रिया पहला उसका भाग शुरू होता है। उसी प्रकार से मानव के श्वसन के लिए सबसे पहला जो है काम श्वसन प्रक्रिया का कहाँ से होता है? नासिका द्वार। यही आपका नासिका द्वार है दोस्तों, आपको भली भांति पता होगा। तो यह नासिका छिद्र कहाँ? नासिका वेश्म में खुलती है। उसके बाद क्या? यह नासिका छिद्र जो है, यह नासिका छिद्र वायु का प्रवेश होने का द्वार है, यानी वायु प्रवेश होने का गेट है, द्वार है, दरवाजा है। अब देखिए स्वर तंत्र या लैरिंक्स के बारे में। दोस्तों स्वर तंत्र, अब यह शब्द सुनकर के आपको बिल्कुल अनुमान लगेगा स्वर तंत्र, इसका मतलब क्या? साउंड देने का काम करने वाला। तो वही समझिए कि स्वर तंत्र या फिर जो लैरिंक्स कहलाता है वह ध्वनि उत्पन्न करता है। और यह स्वर तंत्र या लैरिंक्स जो है ग्रसनी के बाद एक छोटा सा रचना कहलाता है स्वर तंत्र या लैरिंक्स। अब देखिए मानव श्वसन तंत्र का अगला अंग है श्वास नली। अब यह श्वास नली जो है, श्वास नली को क्या कहते हैं? श्वास नली को ट्रैकिया भी कहते हैं। श्वास नली के बारे में जान लीजिए। मानव का श्वास नली जो है आपका यहाँ से श्वास नली शुरू होगा और ये जो यहाँ का भाग आएगा, यह मानव का श्वास नली जो होगा लगभग 11 सेंटीमीटर लंबा होगा। ये श्वास नली और ट्रैकिया जो है इसके संपूर्ण लंबाई में एक उपस्थित वलय होते हैं, उपास्थि वलय होते हैं। अब देखिए श्वास नली या ट्रकिया जो है क्या करता है? तो श्वास नली या फिर ट्रकिया एक बहुत ही बड़ा काम करता है। वह काम क्या है? तो श्वास नली या ट्रकिया जो है वलय के दीवार को मजबूती प्रदान करता है, यानी स्ट्रॉन्ग लाने का काम करता है, यही श्वास नली और ट्रकिया। और क्या करता है कि चिपकने से बचाव करता है, किसी चीज़ को चिपकने नहीं देता है, यही श्वास नली और ट्रकिया। इसके बाद श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र का अगला अंग है
श्वसनिका या फिर ब्रोंकियल्स। अब श्वसनिका या ब्रोंकियल्स क्या है? तो श्वसनिका या ब्रोंकियल्स देखिए, फेफड़ा में प्रवेश करके श्वसनिकाओं में बट जाएगी। फेफड़ा में प्रवेश होकर के जो श्वसनिया है वह श्वसनिका में बट जाती हैं। किसका काम है? श्वसनिका या फिर ब्रोंकियल्स का। अब देखिए अगला अंग है श्वसनिया। अब श्वसनिया क्या करती है? तो श्वसनिया में ट्रकिया विभाजित होकर के दो भाग में बट जाएगी। दो कौन से भाग में? श्वसनी में बट जाएगी। श्वसनिया जो है ट्रकिया विभाजित होकर के, श्वसनिया में ट्रकिया विभाजित होकर के दो श्वसनी में बट जाती है। ट्रकिया के बारे में बताए थे कि ट्रकिया मतलब श्वास नली। अब देखिए फेफड़ा के बारे में। दोस्तों फेफड़ा जो है एक स्पंज के तरह होता है, यानी स्पंजी होता है। और यह फेफड़ा स्पंजी जो होता है, ये वक्ष गुहा जो है वक्ष गुहा में अवस्थित होता है, स्थित होता है, यहीं पर स्थित होता है, जो स्पंजी नुमा आकार का होता है। तो फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित स्पंजी संरचना होता है। और इस फेफड़ा में असंख्य यानी बहुत से संख्या में क्या होता है कि वायु कोष से बना होता है, यानी कुपिका से बना होता है, इस तरह से बना होता है। यदि आप देखेंगे इसका फिगर तो लगेगा क्या, जिस तरह से मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं उस तरह से कुछ लगेगा। अब देखिए फेफड़ा जो है फेफड़ा क्या करता है कि वायु जो भी कोष है, हम क्या बोले, फेफड़ा में असंख्य मात्रा में वायु कोष है यानी कुपिका है। तो जितना भी वायु कोष है उसमें गैस का आदान प्रदान यही करता है फेफड़ा। अब गैस का आदान प्रदान तो आपको पता होना चाहिए, गैस का आदान प्रदान तो किस गैस का आदान प्रदान होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का होगा। यानी जब हम श्वास की प्रक्रिया लेते हैं, श्वसन प्रक्रिया हमारे अंदर होती है, तो समझिए कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान आपके शरीर के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा और ऑक्सीजन भी जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन का अवशोषण हो जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं होता है और वह शरीर के बाहर फिर आ जाता है। तभी कहते हैं कि हम लोग श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपको यह बात बता दें हम क्या कि यदि जिस तरह हमारे शरीर के भीतर प्रवेश किया ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिल गया तो वह कहलाता है क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिल गया और मतलब मिश्रित हो गया, अभिक्रिया कर लिया, तो वह क्या कहलाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। रक्त लाल होने में ये हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब दोस्तों एक बात और है कि हम तो ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और आपको पता होगा कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन ये बात बता दे कि एक कहावत कहे या फिर लोगों की मान्यता ऐसी है कि रात के समय पेड़ के नज़दीक नहीं सोना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि रात के समय पेड़ के नज़दीक क्यों नहीं सोना चाहिए? तो इसका सरल जवाब है, इसका सरल जवाब ये है कि पेड़ पौधा जो है श्वसन प्रक्रिया के दौरान समझिए, या फिर पेड़ पौधा जो है एक पेड़ पौधा में एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया चलती है, इस दौरान हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधा क्या करता है? ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है उत्पाद के रूप में। अब ये ऑक्सीजन का निर्माण मतलब क्या? अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को छोड़ा। अब ऑक्सीजन को छोड़ा तो हम ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण होने के लिए 4 घटक हमने बताया था। वह 4 घटक क्या था? वह 4 घटक था कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या था? सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल। अब दोस्तों सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। और जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई तो स्वाभाविक बात है कि ऑक्सीजन छोड़ेगा, उसके द्वारा ऑक्सीजन छोड़ा जाएगा और वही ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन रात के समय में पेड़ पौधा कोई भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि रात को तो सूर्य तो रहता नहीं, सूर्य की उपस्थिति होती नहीं है। अगर रात में सूर्य की उपस्थिति नहीं होती है तो किस प्रकार से वह पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा? जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं कर पाता है पेड़ पौधा। इस कारण क्या होता है कि पेड़ पौधा रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और वही प्रक्रिया हमारे साथ भी होती है। तो इसलिए बात बराबर हो गया, दोनों बगल बराबर हो गया। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा रात के समय,
और हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ही हैं। हम भी ऑक्सीजन लेंगे, वह भी ऑक्सीजन लेंगे, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है आप समझ सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की थोड़ी भी मात्रा कमी हो जाएगी तो आप जानते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था, पिछले साल में लॉकडाउन के समय कोरोना का पैंडेमिक जो चल रहा था, ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत ही लोग बदहाल हो गए थे, मर गए थे। तो आप समझ सकते हैं रात को पेड़ के नज़दीक क्यों नहीं सोना चाहिए। अब दोस्तों, इस प्रकार हमारा जैव प्रक्रम का दूसरा टॉपिक यानी श्वसन समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक वहन या फिर परिवहन में। दोस्तों, इसी तरह आप अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।